Afternoon, everyone. चलिए दोस्तों, I welcome all of you to our new batches of CA Intermediate Financial Management starting from today. दोस्तों, CA Intermediate का Financial Management यानी कि हमारा सब्जेक्ट ग्रुप नंबर 2 का FM और SM वाला सब्जेक्ट, उसका 50 मार्क्स का पोर्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम यहां पर उसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में बताऊं, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ बैच ईयर 2005. So it's been 18 years since I am a chartered accountant. When I became CA in year 2005, I worked at various places. I worked in Infosys at Bangalore, then I moved to Mumbai, and then I moved to America. In America, I worked for 2.5 years, and while I was in America, I pursued 2 more degree courses. One is CFA and another is CPA. CFA is Chartered Financial Analyst. So it is considered as the topmost degree in the field of finance. And CPA is Certified Public Accountant, just like we have CAs in India, they have CPAs in America. In year 2010, I came back to India, and since then I am into teaching field. So I teach various subjects at intermediate and final level. I teach costing and FM at intermediate level, and I teach AFM, Advanced Financial Management, and Cost Management subjects at final level. In addition to CA, I also teach CFA courses, CFA level 1, level 2, and level 3. Okay, so that was all about me. Now let us come on to our subject, and our subject is फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यू सिलेबस। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यू सिलेबस। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताऊं, जब आप ये वर्ड सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आने लगते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी ओपिनियन में आखिर क्या होता होगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाँ जी, वेरी गुड। यानी अगर हमारे पास कुछ सरप्लस फंड्स है तो आखिर हम उसे कहां पर इन्वेस्ट करें? हम उसे फिक्स डिपॉजिट में लगाएं या फिर हम उसे स्टॉक मार्केट में लगाएं? हाँ जी, कहां से हमें फंड रेज करना चाहिए? क्या हम इक्विटी शेयर्स इश्यू लाकर फंड रेज करें, या फिर हम बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स इश्यू लाकर फंड्स रेज करें, या फिर प्रेफरेंस शेयर से हम फंड्स रेज करें? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स वेल्थ, यानी कि जो ओनर्स ऑफ द कंपनी, सपोज करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी, तो आखिर वे अपनी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज करें? दोस्तों, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इससे पहले कि दोस्तों मैं यहां पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं, सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपके सीए इंटरमीडिएट में कितने 6 सब्जेक्ट्स हैं ना? ओके, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं टिकेगा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सब्जेक्ट ही क्या है? वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंस है, फाइनेंस यानी कि फंड्स हैं, रुपीज हैं। रुपीज होंगे तब तो जाकर कोई बिजनेस लगाएगा और बिजनेस करेगा और अकाउंट्स लिखेगा, यानी अकाउंट्स भी किसके बाद आता है? फाइनेंस के बाद। अच्छा, अकाउंट्स लिखने के बाद जैसे जैसे उसका सेल्स थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और उसको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए उसे सेल्स की एक लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, और सेल्स करने के लिए, बिजनेस में सेल्स करने के लिए पहले तो उसे क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ताकि वो प्रोडक्शन करें। यानी जो जीएसटी है, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो भी किसके बाद आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फंड्स। अगर फंड्स हैं तो हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो हम अकाउंट्स लिखेंगे, बिजनेस अगर हमने सेल्स ज्यादा करा तो फिर हम जीएसटी पे करेंगे, यानी आईडीटी पिक्चर में आएगा। अच्छा, आपने एक सर्टेन लिमिट ऑफ सेल्स को क्रॉस कर लिया, टर्नओवर को क्रॉस कर लिया, तो फिर आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ना, ऑडिट भी कहां आ रहा है? यहां पर पहले फाइनेंस होगा, फिर बिजनेस होगा और फिर ऑडिट आएगा। फिर दोस्तों, इसके बाद अगर आपने अच्छा खासा टर्नओवर कर लिया और थोड़ा बहुत अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया, कुछ इनकम अगर आपने कमा ली, तो फिर पिक्चर में आता है इनकम टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पता है क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा तो ये सारे सब्जेक्ट्स किसी बिजनेस में ट्रिगर होंगे, लेकिन कहीं पर अगर प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है तो फिर इन चीजों की भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गोज हैंड इन हैंड, राइट? दोनों साथ में चलते हैं, राइट?
राइट। बिजनेस में अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजी कैसी बनाई कि मुझे कुछ हद तक मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना है, अगेन यू वुड नीड फाइनेंसेस टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। तो इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए भी वी नीड फंड्स, एंड वेयर एवर वी नीड फंड्स वी हैव फंड्स, देयर कम्स इनटू पिक्चर द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसमें पूरे 50 में से 50 लाए जा सकते हैं, और इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि बच्चे 50 में से 50 यानी फुल ऑन फुल मार्क्स इसमें लेकर आए हैं। सीए इंटरमीडिएट तो छोड़ो, सीए फाइनल में भी दोस्तों ये करिश्मा हुआ है कि 100 में से 100 आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग करियर बनाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि आप अकाउंट्स लिखोगे सीए बनने के बाद, नहीं, राइट। पार्टनरशिप अकाउंट्स, नो, राइट। और वैसे भी आज की तारीख में अकाउंट्स लिखने ही नहीं पड़ते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज आज की तारीख में ऑटोमेटिक होती है। जब आप डीमार्ट में शॉपिंग करते हो और वो जो आपका प्रोडक्ट कोड स्कैन करता है ना, उससे ऑटोमेटिकली जो इनवॉइस जनरेट होता है, कोई बैठकर सेल्स अकाउंट, क्रेडिट और वो कैश, ऐसी कोई एंट्रीज आज की तारीख में नहीं होती है। आज की तारीख में ऑटोमेटिक एंट्रीज का जमाना है। ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी ऑटोमेटिक एंट्रीज होती है, राइट। तो अकाउंट्स आज की तारीख में लिखने की, मैन्युअली जो आप सिलेबस में पढ़ते हो और अकाउंट्स लिखते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। सिमिलरली दोस्तों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे ऑडिट की जो लिमिट है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। पहले जब मैं सीए बना था तब सिर्फ 40 लाख के टर्नओवर पर ऑडिट होना शुरू हो जाता, आज वही लिमिट दोस्तों करोड़ में है, राइट। और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इस लिमिट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लिया जाए कि हमें ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सिमिलरली दोस्तों ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इनके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी ये जो आप बैठकर कंप्यूटेशन करते हो और सेक्शन 234 एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते हो, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करते हो, आज की तारीख में जितने भी सी ऑफिसेज है वहां पर सॉफ्टवेयर है, आप बस डाल दो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, और वो गेन भी कैलकुलेट होकर आता है ब्रोकर के पास से। और आज की तारीख में क्या आपको ये पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स रफली 80 से 90% इनकम टैक्स रिटर्न प्री फिल्ड आता है। प्री फिल्ड आता है का मतलब क्या है कि सारा डेटा आंखों के सामने रहता है, तो बस उसको डेटा एंट्री का जॉब रहेगा, और धीरे से वो डेटा एंट्री का कनेक्शन भी अगर वो गैप अगर फिल हो गया तो फिर डायरेक्ट एक्सेस में भी कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और आप इस जमाने में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम ऑफ इनकम टैक्स नाम की कोई चीज है। ओल्ड स्कीम में कितने सारे सेक्शंस और कितनी सारी एग्जेम्पशंस थी, कितने सारे अलाउंसेस थे, कितने सारे डिडक्शंस थी, ये आपको पता है नहीं। इस स्टेज तक पहुंच गए कि आप डीटी में। और जो न्यू रिजीम आ रही है इनकम टैक्स की, उसमें सारे डिडक्शंस खत्म कर दी गई है, मतलब फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन है कि इतना कमाया तो इतना परसेंट पे करना है, इतना कमाया तो इतना परसेंट पे करना है, राइट। तो देखा जाए तो जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स उतना आम जनता के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, अगर सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई तो फिर हम आखिर क्या करेंगे? हम करेंगे दोस्तों, हम फाइनेंस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें खत्म हो सकती है लेकिन फाइनेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकता। फाइनेंशियल मार्केट, सपोज स्टॉक मार्केट्स या फिर बैंक्स, इनका स्कोप नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग। न कभी दुनिया से बैंक्स खत्म होने वाली, बिकॉज बैंक्स ही चैनल है पैसा इधर से उधर पहुंचाने का, ना कभी स्टॉक मार्केट्स खत्म होने वाले और ना ही कभी इन्वेस्टमेंट्स खत्म होने वाले। तो आए दोस्तों पढ़ते हैं ऐसे सब्जेक्ट को जो कि हमेशा हमेशा रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं आपके सामने ऑफिशियल डेफिनेशन से शुरुआत कर रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट कंप्लीटली बैलेंस शीट के आसपास घूमता है। किसके आसपास घूमता है? बैलेंस शीट के आसपास। यानी जो आपका सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है ना, इट इज नथिंग एल्स, इट इज सिंपली रिवॉल्विंग अराउंड द बैलेंस शीट। देखना दोस्तों कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, deals with procurement of funds and effective utilization of those funds. It deals with procurement of funds and effective utilization of those funds so as to achieve the basic objective of wealth maximization. यहां पर basic objective ये सब करने के पीछे क्या है? wealth maximization। देखते हैं दोस्तों आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with procurement of funds and effective utilization of
those funds so as to achieve the basic objective of financial management, that is wealth maximization, right? इस डेफिनेशन को दोस्तों बाद में हम कॉपी में नोट कर लेंगे जब हम कॉपीज बनाएंगे तब, लेकिन इस डेफिनेशन पर हम फोकस करते हैं। डोंट यू थिंक यहां पर मैंने बैलेंस शीट की दोनों ही साइड्स टच कर दी है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड्स यानी कि एसेट साइड, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं आखिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ओके दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों अलग अलग बात है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों एक ही बात है? दोनों अलग अलग बात है। Now, what is the difference between profit maximization versus wealth maximization? Let us understand this difference with the help of an example. एक example की मदद से हम इसे समझते हैं। दोस्तों, WhatsApp, जब भी कोई व्यक्ति नया सेलफोन खरीदता है तो सेलफोन में जब वो कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करता है, फर्स्ट फ्यू एप्लीकेशंस, उसमें वन ऑफ द एप्लीकेशंस होती हैं व्हाट्सएप। आप सभी के सेलफोन में भी व्हाट्सएप है? यस। भारत की आबादी है दोस्तों 140 करोड़, है ना? तो भारत के अंदर ही कितने सारे करोड़ व्हाट्सएप डाउनलोड्स हैं, और ये व्हाट्सएप सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ये व्हाट्सएप अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। चाइना को छोड़ दो तो ये व्हाट्सएप अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। व्हाट्सएप के 100 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, 100 करोड़ प्लस यूजर्स है, राइट? दोस्तों, जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था, शुरू तो काफी पहले हुआ था, लेकिन जब हमारे बीच वो पॉपुलर हुआ था, ये था कुछ 2013, 14, 15, 16 के आसपास का समय। लेट अस अज्यूम कि वो 2014-15 का समय था जब ये पॉपुलर होना शुरू हुआ था। उस वक्त दोस्तों व्हाट्सएप के पास दो स्ट्रेटेजीज थी। पहली स्ट्रेटेजी थी कि क्यों ना हम व्हाट्सएप के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लें, यानी हर वो व्यक्ति जो कि व्हाट्सएप यूज कर रहा है उसे हम 500 रुपीज पर एनम लेंगे, उसको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इनफैक्ट आप तो काफी यंग लोग लग रहे हो, आपने आई डोंट थिंक 2013-14 में मोबाइल चलाया था या चला लिया था? नहीं, राइट? चलाया था। आप पूछना दोस्तों, आपके अगर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स हो या फिर घर पर मम्मी पापा, उन्होंने अगर व्हाट्सएप यूज किया हो तो उस वक्त यानी 2013, 14, 15, 16 में जब आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते थे ना, तो उसमें आपको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता था, 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन, एंड आफ्टर 1 ईयर यू विल बी चार्ज 500 रुपीज, उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता था। तो तब लोगों ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी डाउनलोड करते हैं, साल भर तो फ्री मिल रहा है, उसे हम यूज करते हैं, और फिर जब ये पैसे मांगेगा तब इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, तब की तब देखेंगे, राइट? बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही करा और उसमें मैं भी शामिल था। तो मैंने भी अपने सेलफोन में उस वक्त व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, राइट? व्हाट्सएप बढ़िया 1 साल तक यूज करा, और जैसे ही बहुत सारे लोगों का वो 1 ईयर का पीरियड खत्म होने आया, उसके बाद व्हाट्सएप ने मैसेज थ्रो करना शुरू कर दिए दैट योर लाइसेंस इज ड्यू फॉर रिन्यूअल, और इतने इतने दिन में आपको ये 500 रुपीज का पेमेंट करना है। बट वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर वो थोड़ा सा स्किप का टाइम दे देते थे, तो हर किसी ने कहा ठीक है ना, जब तक स्किप कर पा रहे हैं तब तक स्किप करते हैं, राइट? फिर इसके बाद व्हाट्सएप ने एक्सेस कुछ लोगों का बंद कर दिया। पता है उन लोगों ने क्या करा? व्हाट्सएप यूज करना छोड़ दिया। व्हाट्सएप को बात समझ में आ गई कि लोग जब तक अपन व्हाट्सएप को फ्री देंगे ना तब तक तो यूज करेंगे, और जैसे ही पैसे मांगने लगे लोग उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, आज की तारीख में भी, अब ये तो उस वक्त की बात हो गई, आज की तारीख में हाँ हमें है आदत व्हाट्सएप की, हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे बोला जाएगा कि उस जमाने के 500 रुपए यानी आज के 1000 रुपए एनुअली देना है व्हाट्सएप के लिए, हम क्या करेंगे दोस्तों? ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। हम कोई से ना कोई सी दूसरी एप्लीकेशन, सपोज करो हम टेलीग्राम पर चल जाएंगे, या फिर हम इंस्टाग्राम की चैट्स पर चल जाएंगे। मतलब देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, इज दैट क्लियर? यानी सिंपल सी बात है, एक बात तय रही कि हम व्हाट्सएप को पैसे नहीं देंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप भी यही चाहता था। व्हाट्सएप ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ने उस वक्त फोर्सफुली ये बोल दिया होता कि मुझे एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आप पे करोगे तो ही यूज कर पाओगे, नहीं पे करोगे तो नहीं यूज कर पाओगे, तो आज जो 150 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, क्या 150 करोड़ यूजर्स होते व्हाट्सएप के? नहीं होते। कितने होते? 100 करोड़ होते? नहीं होते। 50 करोड़? नहीं। धीरे 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 ये नंबर अभी कम होता हुआ नजर आ रहा है, 10 करोड़ यूजर भी नहीं बचते। और जब सिर्फ 10 करोड़ यूजर ही रहेंगे तो फिर ऐसी एप्लीकेशंस की उतनी यूटिलिटी नहीं होगी जितनी यूटिलिटी जब ज्यादा लोग होते हैं
तब होती, क्योंकि ऐसी सारी एप्लीकेशंस की यूटिलिटी तब बढ़ती है जब ऐसी एप्लीकेशंस पर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, सिर्फ आप अकेले ही चला रहे हो, तो फिर इंस्टाग्राम आपके किसी काम का नहीं। व्हेन मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल यूजेस सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस देन देयर यूटिलिटी गोज अप। व्हाट्सएप ने कहा कि हमें एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वो चार्ज कर लेंगे तो माना हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, यानी हमारे रेवेन्यूज कुछ तो लोग पे करने लगेंगे, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स काफी कम हो जाएंगे, राइट। उस वक्त व्हाट्सएप ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को छोड़कर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर फोकस किया। किसका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोड़ दिया और किस पर फोकस करा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करा। आप एक बात बताइए, जो हम व्हाट्सएप फ्री में यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप एक भी रुपया नहीं लेता ना, आप में से किसी ने एक भी रुपया दिया तो नहीं ना आज तक? ओके, अच्छा, क्या व्हाट्सएप ने आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाए उसकी वहां से इनकम है क्या? नहीं। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट्सएप का रेवेन्यू हमारी तरफ से जीरो है, लेकिन हम कितने सारे फोटोज, कितने सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, कितना सारा लोड उनके सर्वर पर डालते हैं, राइट। तो वहां पर अमेरिका में बैठे हुई व्हाट्सएप की टीम, दे आर हाईली पेड इंजीनियर्स, उनकी सैलरी का एक्सपेंसेस है व्हाट्सएप के ऊपर, उनका कितना बड़ा डेटा सर्वर लगा होगा। हमारे तो छोटे से कंप्यूटर का वो डिस्क यूं ही फुल हो जाता है और हम व्हाट्सएप के ऊपर तो न जाने क्या क्या भेज देते हैं। तो व्हाट्सएप के सर्वर जो है और नेटवर्किंग कॉस्ट है वो कितनी सुपर हाई रहती है, यानी व्हाट्सएप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपेंस करता है पर बेचारा रेवेन्यू एक भी रुपए नहीं लेता है। यानी व्हाट्सएप इज इनटू प्रॉफिट्स और इज इनटू लॉसेस फ्रॉम आवर साइड, इट इज इनटू लॉसेस फ्रॉम आवर साइड। लेकिन फिर भी दोस्तों ईयर 2019 में फेसबुक नाम की कंपनी ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, एक लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर किया 19 बिलियन डॉलर्स में, 19 बिलियन डॉलर में। और अभी अगर आप कन्वर्ट करेंगे 19 बिलियन डॉलर्स को तो वो रफली 1,20,000 करोड़ के आसपास आएगा, 1,20,000 करोड़। एक मिनट, एक छोटी सी एप्लीकेशन क्या है? फंक्शन सिर्फ मैसेज इधर से उधर करना, कितना वर्थ? 1,20,000 करोड़। तो जिन लोगों ने व्हाट्सएप शुरू किया था, अगर वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करते तो उनके कभी इतने यूजर्स ही नहीं होते, और जब उतने यूजर्स ही नहीं होते तो थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट कमा तो लेते, लेकिन फेसबुक नाम की कंपनी कभी भी फिर व्हाट्सएप को अक्वायर नहीं करती। और फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर ही सिर्फ इसलिए करा क्योंकि उस वक्त फेसबुक की पॉपुलैरिटी डाउन होने लगी थी और व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और फेसबुक को यह डर था कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमसे ज्यादा चला गया तो फिर ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो फेसबुक, एक कैश रिच कंपनी, ने व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया बाय पेइंग 19 बिलियन डॉलर्स, रफली 1,20,000 करोड़। अगर वो प्रॉफिट कमाने लगते तो उनके उतने यूजर ही नहीं होते, और उनके उतने यूजर ही नहीं होते तो फेसबुक कभी उन्हें खरीदने आता ही नहीं। एक और एग्जांपल है इसी चीज का, वॉलमार्ट ने अक्वायर किया था फ्लिपकार्ट को, विच इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। यानी कि फ्लिपकार्ट नेवर फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाट दे फोकस्ड ऑन इज वेल्थ मैक्सिमाइज। उन्होंने कहा कि अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ाते चलो, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाते चलो, जितने सप्लायर्स उसको बढ़ाते चलो, प्रॉफिट कमाने पर जरा भी फोकस मत करो, सिर्फ अपना रीच, अपना एरिया वाइडर 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 करते जाओ, इतने बड़े प्लेयर बन जाओ कि कोई दूसरा आकर हमें खरीद ले और एक बार में वो जितने सारे साल का हमने प्रॉफिट छोड़ा है वो सब उससे कहीं गुना ज्यादा हमें एक बार में वेल्थ के फॉर्म में मिल जाएगा। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अमेज़न दोस्तों 20 साल तक लॉस में रहा। कितने? 20 साल तक अमेज़न लॉस में रहा, और आज भी उनके इंडिया के ऑपरेशंस तो लॉस में ही हैं, बट अमेज़न दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में आता है। अमेज़न दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में आता है एप्पल के साथ साथ, राइट। एप्पल तो खैर प्रॉफिट मोटिव से चलता है, हम जानते हैं कितना महंगा आता है आईफोन, तो एप्पल को इस रास्ते जाने की जरूरत नहीं है। एप्पल तो दोनों ट्रैक पर चल रहा है, प्रॉफिट एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन बाकी जितनी भी सारी कंपनीज है वो सब किस पर जा रही है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर। रिलायंस जियो, जब 2016 में, ईयर 2016 में जब मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया था, तब उन्होंने 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था कि आप 4G डेटा यूज करें। लिमिट थी उसकी 1 GB 2 GB पर डे आप डेटा यूज करें, फोन कॉल करें, वीडियो कॉल्स भी उस वक्त फ्री थे, मैसेजेस करें, एवरीथिंग वाज फ्री। मुकेश अंबानी जी वाज नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका लॉन्ग टर्म टारगेट था, ही वाज फोकसिंग ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन
मैक्सिमाइजेशन कि मुझे आज का मुनाफा नहीं देखना, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी छोटी सोच, शॉर्ट रन होराइजन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि बड़ी सोच, इज दैट क्लियर, लॉन्ग रन होराइजन। तो मुकेश अंबानी जी ने क्या ट्रिक अपनाई, उन्होंने कहा फ्री में दो डेटा, फ्री में दो मैसेजेस, फ्री में दो सारी सर्विसेज, और बहुत सारे लोगों ने जियो की उस वक्त सिम खरीदी, यानी हर महीने लाखों लोग जियो के लिए एनरोल होते चले जाते थे। शुरुआत में लोगों ने विश्वास नहीं करा था कि जियो जैसी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी जो ऑयल एंड गैस का काम करती है, वो टेलीकॉम सेक्टर में हमें टेलीकॉम सर्विसेज दे भी पाएंगी ढंग से या नहीं। तो हर किसी ने अपनी जो मेन सिम थी वो तो एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया की रखी, और एक सेकंड सिम उन्होंने रख ली जियो की, और बाकी जैसे किसी की दूसरी सिम है जियो की तो उसका नाम सेव कर लिया कि रमेश जियो, सुरेश जियो, हर कोई जियो। तो और फिर धीरे 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 जब जियो ने अपना लोहा मनवाया कि हम भी नेटवर्क सर्विसेज ढंग से दे सकते हैं, स्टेबल सर्विसेज दे सकते हैं, आप लोग हम पर रिलाय कर सकते हैं, लोगों ने अपनी मेन सिम एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो मेन सिम हटाकर उसको पोर्ट कर लिया किस पर, जियो। आज देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ही डिड नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रादर ही फोकस्ड ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो क्या अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हो प्रॉफिट में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में? हमारा जो एक सब्जेक्ट है दोस्तों कॉस्टिंग, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये उससे भी ज्यादा सुपीरियर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो अब आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट, और सिर्फ इसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज हो तो आपकी लाइफ तिर जाएगी, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी आपको कुछ नहीं आता, ना आपको ऑडिट करना आता, ना अकाउंट्स लिखना आता, ना डीटी आता, ना आईडीटी आता है, बट इफ यू नो अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट योर थ्रू आउट, आपका काम हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, तो बाकी सब कुछ करके भी जो आप पैसा कमाओगे उसका अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो आप मेहनत ही करते रह जाओगे, मेहनत से ही बस पैसा कमाते रह जाओगे, लेकिन उस पैसे का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो सिर्फ आप मेहनत करते रह जाओगे। समझते हैं दोस्तों आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आपको ये जानकर खुशी होगी कि आईसीआई ने जो आपका सिलेबस डिजाइन करा है इंटरमीडिएट का प्लस फाइनल का, इस सिलेबस में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो सिखाया जाता है, यानी कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे करना, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए कैसे करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। या आप में से कुछ लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट में कभी पैसा लगाया होगा तो अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सुना होगा, डेरिवेटिव्स के बारे में सुना होगा, और भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक स्वैप्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सारी चीजों को कवर किया गया। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यह है आपकी सेकंड स्टेप यानी सीए फाइनल। आपको सीए इंटरमीडिएट में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाए जाते हैं ताकि आप वो दूसरी सीढ़ी पर ढंग से कदम रख सको। अब देखते हैं दोस्तों आखिर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कंप्लीटली बैलेंस शीट के अराउंड ही घूमेगा। तो हम यहां पर बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में दोस्तों इस तरफ यानी लायबिलिटी साइड में होता है इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेट एक्सेट्रा, और इस तरफ नीचे की तरफ होता है करंट लायबिलिटीज। अगर उस तरफ जाते हैं तो होता है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। बस इन सारे टॉपिक्स के अराउंड ही हमारा सिलेबस घूमने वाला है। एक बार सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड, राइट। यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, सीए बन जाओगे। सीए बनने के बाद अगर आपने जॉब से अपना करियर स्टार्ट करा तो आप किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जॉब कर रहे होंगे। सपोज करें दोस्तों आपकी जॉब लगती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आपकी जॉब लगती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है, और अंबानी जी आपको ईमेल करके बुलाते हैं, कहते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। मिस्टर सीए, हाउ कैन वी रेज द फंड्स? हाउ कैन वी रेज द फंड्स?
हाउ कैन ही रेज द फंड्स? बताइए, उन्हें 10,000 का एक प्रोजेक्ट करना है, 10,000 करोड़ की जरूरत है, आपके पास ईमेल आया है, मैसेज आया उनका, मिस्टर सीए व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रेज द फंड्स? हम कहां कहां से पैसा रेज कर सकते हैं, बोल दो। हम पब्लिक से यानी पब्लिक इश्यू लाकर यानी इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हैं, और प्रेफरेंस से भी कर सकते हैं, या फिर हम डिबेंचर्स बॉन्ड्स इश्यू करके, या फिर हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये सारे हुए हैं ट्रेडिशनल सोर्सेस। ये सारे क्या हुए? ट्रेडिशनल सोर्स, है ना। ये तो 11th का भी बच्चा बता देगा ना कि इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हैं, प्रेफरेंस से रेस कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड से रेस कर सकते हैं, या फिर बैंक लोन। सिर्फ ट्रेडिशनल सोर्सेस नहीं, इसके अलावा 20 से 25 और सोर्सेज होते हैं, 20 से 25 और सोर्सेज होते हैं जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो फॉर ECCB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। क्या बोल दिया मैंने वर्ड? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, राइट। तो इस तरीके से 20 से 25 और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या उसका नॉलेज एक सीए को नहीं होना चाहिए? क्या उसका नॉलेज डॉक्टर को होगा? क्या उसका नॉलेज इंजीनियर को होगा? नहीं, उसका नॉलेज किसे चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, की आखिर हम किन किन जगहों से पैसा रेज कर सकते हैं। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसा रेज करने के, वो सारे सोर्सेज क्या होते हैं उसका नॉलेज हम यहां पर लेंगे। 2 मिनट के लिए दोस्तों, कमिंग बैक टू द ट्रेडिशनल सोर्सेज, क्योंकि एज ऑफ नाउ हम सिर्फ ट्रेडिशनल सोर्सेज ही जानते हैं, राइट। सपोज करें कि आपने अंबानी जी को बताया वी कैन रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। उनका अगला सवाल आपसे पता है क्या रहेगा फिर? अब ठीक है, ओके, वी कैन रेज थ्रू ऑल दिस 3 सोर्सेज, बट फ्रॉम वेयर शैल वी रेज द फंड्स? आखिर एग्जैक्टली हम कहां से फंड रेज करें? कॉमन सेंस से जवाब दीजिए कि मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं कि इक्विटी से रेज करें या डेट से या प्रेफरेंस से। आप डिसाइड करने की प्रोसेस आखिर आपकी क्या होगी? मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, आप इन तीनों सोर्सेज में से कहां से पैसा रेज करेंगे वो डिसाइड आखिर कैसे करेंगे? जो सबसे, कितना खूब जवाब दिया बंदे ने, जो सबसे सस्ता मिले। दोस्तों जब हम इक्विटी, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं पब्लिक को, यानी पब्लिक जब हमारी कंपनी में पैसा लगाती है, क्या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स? यस। सिमिलरली जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को भी हमें कुछ पे करना पड़ता है। जब हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो हमें डिबेंचर्स पर भी कुछ पे करना पड़ता है। तो दोस्तों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अब दूसरा काम जो कंपनी में करना पड़ता है वो ये है कि सी देयर आर 20 सोर्सेस from where I can raise the funds, but precisely from which source shall I raise the funds? और उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि मैं जो कैपिटल रेज करूंगा इक्विटी से उसकी आखिर मुझे कितनी कीमत देनी, मैं जो कैपिटल रेज करूंगा बैंक से आखिर मुझे उसकी कितनी कीमत देनी, जो मैं डेट से पैसा, डिबेंचर से पैसा रेज करूंगा आखिर मुझे उसकी कितनी कीमत देनी है। और मैं तो इन सारे सोर्सेज में से उस सोर्स से फंड रेज करूंगा जहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड सबसे कम आए। इज दैट क्लियर? तो ये कैलकुलेशन दोस्तों सीखते हैं हम हमारे सेकेंड टॉपिक में, और सेकेंड टॉपिक क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम सेकंड चैप्टर में सीखते हैं, राइट। अपने कॉमन सेंस से जवाब देना दोस्तों, कि जब भी आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, या फिर सपोज करें कि अंबानी जी एक नया कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं, है ना, क्या 100% फंडिंग वो इक्विटी से करेंगे, या फिर 100% फंडिंग वो डेट से करेंगे, या फिर वो सारे सोर्सेस को यूज करेंगे? सारे सोर्सेस, राइट। लेकिन अब बड़ा सवाल पता है क्या है, कि इन सारे सोर्सेज में आखिर इक्विटी कितना, प्रेफरेंस आखिर कितना, और डेट आखिर कितना? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंड होगा वो डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस, इक्विटी, इन सभी में से सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंड कौन सा होगा? सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंड होगा इक्विटी। क्योंकि आप एक काम करो, मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूं, है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मुझे लाख रुपए इन द फॉर्म ऑफ डेट दे दो, और या फिर आप लाख रुपए मुझे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दे दो। बताओ आपको डर कहां ज्यादा लग रहा है? इक्विटी में। इक्विटी में डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि कल को डूबे तो सबसे पहले इक्विटी ही डूबेंगे, है ना, डेट का तो नंबर बाद में आता है, राइट। तो क्योंकि इक्विटी की रिस्क सबसे ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी
सबसे ज्यादा ही। एक काम करो ना, आप लाख रुपए दे दो ना मुझे, लोन के फॉर्म में 10% पे दे दो, ठीक है, मैं लोन लेने को तैयार हूं आपसे, है ना, 10% दूंगा। और आप बोल रहे हो कि इक्विटी, तो चलो ना इक्विटी में 5% में मान लो, आप मान जाओगे क्या? या आप बोलोगे नहीं इक्विटी में तो ज्यादा चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो कंपनी के लिए जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट वाला फंड होता है वो क्या होता है? इक्विटी, राइट। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, तो फिर देखा जाए तो कायदे से हमें फंड कहां से रेस करना चाहिए? जो सबसे सस्ता सोर्स है, और सबसे सस्ता सोर्स ही क्या होता है? डेट, क्योंकि जो डेट के फॉर्म में पैसा देता है वो सबसे सेफ होता है, और कल को अगर कंपनी का लिक्विडेशन भी होता है तो सबसे पहले पैसा उसे ही मिलता है, तो डेट हमें सबसे सस्ता मिल रहा है। तो अगर जो हमें 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, एक काम करो पूरा 10,000 करोड़ का डेट ही ले लो। नहीं, जैसे ही आप पूरे 10,000 करोड़ डेट के फॉर्म में लगाने जाओगे ना, तो वो जो डेट वाला है पीछे हट जाएगा कि नहीं। देखा जाए तो अब सारी रिस्क हमारे ही ऊपर है, क्योंकि इक्विटी तो आगे है ही नहीं, क्योंकि इक्विटी रहता है तो हमारे पास कुशन रहता है कि कल को कुछ लॉसेस हुए तो शुरुआत वाले लॉसेस कौन एब्जॉर्ब करेगा? इक्विटी को। इसलिए दोस्तों जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें डिजाइन करना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या डिजाइन करना पड़ता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हिच मींस वी हैव टू डिसाइड अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ डेट, कि आखिर हम एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन क्या रखें इन सारे सोर्सेस का, ताकि कॉस्ट भी शूट अप नहीं हो जाए और ऐसा भी नहीं हो कि हमारी जो कंपनी है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए। आप सोचो ना, अगर आपने सारा पैसा डेट से रेज कर लिया तो डेट में तो आपकी किस्त ड्यू होती जाती है, इंस्टॉलमेंट्स, और कल को अगर बिजनेस को हमें चलाने में 2 साल का समय लग गया, कितने 2 साल का समय, राइट, तो फिर डेट थोड़ी ना रुकेगा आपके लिए, डेट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, वो तो बोलेगा मेरा इंस्टॉलमेंट ड्यू है, लेकिन वेट कौन कर लेगा? इक्विटी वेट कर लेगा। तो इसलिए आपको एक अप्रोप्रिएट मिक्स इन सभी का करना पड़ेगा। आखिर वो मिक्स कैसे डिजाइन किया जाता है वो है हमारा तीसरा चैप्टर, यानी कि एक मिनट, 30, हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर। आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करते हैं, राइट, यानी डिसीजन कैसे लेते हैं कि कब पैसा इक्विटी से रेज करना है, कब डेट से करना है और कितना रेज करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और बहुत ही स्पेशल सा चैप्टर है, एंड दैट इज लेवरेजेस, राइट, और लेवरेजेस बहुत ही जादुई चैप्टर है, राइट। अब इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है जिससे हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे वो होगा ही लेवरेजेस, राइट। बट ये वो चारों टॉपिक है जो किससे कनेक्टेड है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से कनेक्टेड है। जो इसमें पहला बता रहा है कहां कहां से पैसा रेज कर सकते हैं, दूसरा बता रहा है जहां से रेज करेंगे वहां की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, तीसरा बता रहा है कि उन सारे सोर्सेस को किस रेशियो में मिक्स करना, और चौथा चैप्टर एक्चुअली हमें फायदा बताता है कि आपने डेट से जो पैसा रेज करा हुआ है आखिर उसका आपको फायदा कितना मिलेगा, राइट। ये हुए दोस्तों सारे के सारे हमारे क्या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। जो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, राइट। तो इन चैप्टर्स को पढ़ के हमें समझ आने लगेगा कि कहां कहां से फंड रेज कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट पर रेज कर सकते हैं, और आखिर कितना कितना कहां से रेज करना अप्रोप्रिएट होगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड effective utilization of those funds. Now here comes the step number 2, कि अब हमने अगर पैसा रेज कर लिया तो आखिर इस पैसे को कहां पर लगाया जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमारी जॉब चल रही है, अंबानी जी ने हमें मीटिंग पर बुलाया है, 2 बजे का समय है, हमें मीटिंग पर जाना है। अच्छा, बड़े लोगों की एक आदत रहती है, वो मीटिंग का टाइम 2 बजे नहीं रखते हैं, वो मीटिंग का टाइम रखते हैं 2:07 पर आना है। मतलब जो मीटिंग शेड्यूल होती है ना, 2 बजकर कितने मिनट? 7 मिनट। सो नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इवन 1 मिनट की, हर एक मिनट की आखिर क्या इंपॉर्टेंस। तो टाइम जो आपको देंगे वो क्या देंगे? 2:07। नाउ यू विल बी, नहीं यार बॉस 1 मिनट भी अगर लेट हुआ तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो बड़े लोग रहते हैं बहुत स्पेसिफिक रहते हैं टाइम को लेकर, कि 2:07 पर मीटिंग, 2:07 पर आपकी मीटिंग शेड्यूल्ड है मिस्टर अंबानी जी के साथ। 2:07 पर शार्प ये मीटिंग शुरू हो गई। उन्होंने आपके सामने टेबल पर 4 प्रपोजल्स रख दिए। पहला प्रपोजल उन्होंने बोला कि हम एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में खूब पैसा है यार, जमीन खरीदो, प्रोजेक्ट्स लगाओ, जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है तब तक तो जमीन के ही भाव डबल हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी महंगा हो जाता है, तो जब तक वो फ्लैट बिकने आता है तब तक ऑलरेडी उसके भाव डबल हो जाते हैं, पैसा 1 का 2 होता है। और अंबानी जी को पैसों की आखिर क्या कमी? उन्होंने कहा एक मेरे पास प्रपोजल है कि क्यों ना मैं रियल एस्टेट कंपनी फ्लोट कर दूं। दूसरा प्रपोजल उन्होंने आपके सामने रखा कि क्यों ना मैं एफएमसीजी का ब्रांड लेकर आ जाऊं, मैं अपने खुद का एफएमसीजी का ब्रांड स्टार्ट कर दूं, मुझे नेटवर्क की आखिर क्या कमी है।
तीसरा प्रपोजल उन्होंने आपसे रखा, क्यों ना मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज शुरू कर लूं, यानी जितने सारे जो ब्रांडेड प्लेयर्स आते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम मैं करूँ। ये जितने भी फॉरेन ब्रांड्स आते हैं, कोई फॉरेन में बनकर थोड़ी ना आते गारमेंट्स, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बनते हैं, कहाँ पर है, इंडिया में, और उनका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज मैं शुरू कर दूं, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने आपके सामने टेबल पर 4 प्रपोजल्स रख दिए। 4 प्रपोजल आप तक कम्युनिकेट करने में उन्हें 2 मिनट का समय लगा। 2:09 पर वो खड़े हो गए वहां से और उन्होंने कहा कि कल मुझे बताना कि इन तीनों में से कौन सा प्रपोजल हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, और वो वहां से चले गए। 3 प्रपोजल्स कौन कौन से थे? एक तो था रियल एस्टेट का, दूसरा था एफएमसीजी का, और एक वो गारमेंट्स का था, है ना, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, गारमेंट्स, है ना। 3 प्रपोजल वो हमारे सामने रखकर चले गए। एंड नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट कि आखिर तीनों में से किस प्रपोजल में पैसा लगाया जाए। सिंपल सी बात है, जहां पर अल्टीमेटली हमें रिटर्न्स ज्यादा मिले, राइट। दोस्तों ये जो रिटर्न निकलेगा, अब आप सोचना थोड़ा सा कि क्या ये जो प्रपोजल्स एग्जीक्यूट होंगे ये 1 ईयर के होराइजन से एग्जीक्यूट होंगे या बड़े होराइजन से एग्जीक्यूट होंगे? बड़े होराइजन से एग्जीक्यूट होंगे, मतलब रियल एस्टेट भी आपने लगाया तो जो आपका होराइजन रहेगा वो ज्यादा रहेगा। सिमिलरली अगर आपने एफएमसीजी प्रोडक्शन या फिर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज शुरू करा तो भी आपका जो होराइजन रहेगा वो ज्यादा रहेगा। आखिर ऐसे लॉन्ग रन होराइजन के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनका इवैल्यूएशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? दोस्तों एक बात बताइए, जब अंबानी जी ने रिलायंस जियो स्टार्ट करा, आपको तो पता ही है कि रिलायंस जियो को स्टार्ट करने में उन्हें 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा। कितना? 2 लाख करोड़। भारतवर्ष का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रिलायंस जियो ने करा हुआ है टेलीकॉम बिजनेस में। इसके पहले आज तक कभी भी इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, और आज तक यानी जब उन्होंने 2016 में शुरू करा ना से लेकर अभी 2023-24 तक भी 1 शॉट में इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी ने भी नहीं किया। अब आप बताइए दोस्तों कि जब रिलायंस ने 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा तो क्या ऐसा हुआ होगा अंबानी जी को कि वन फाइन डे उन्हें ऐसा ख्वाब आया होगा कि यार एक टेलीकॉम कंपनी मेरे नाम की भी होनी चाहिए और एक काम करो शुरू करते हैं टेलीकॉम कंपनी? या उसके पहले प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हुई होगी? प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस वायबिलिटी स्टडीज, ये सब हुई होंगी। एक पूरा सोचा समझा थॉट, यानी आप इमेजिन कर पा रहे हो कि 20 लोगों की टीम जो उनके सीनियर मेंबर्स हैं वो बैठे होंगे, उन्होंने वहां पर अपना दिमाग लगाया होगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से हो सकता है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क्स हैं, क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, कितना पैसा जाएगा, हम कितना पैसा इसमें कमा सकते हैं, इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, इसका स्कोप आखिर क्या है। ये पूरी प्लानिंग हुई होगी या नहीं हुई होगी? हुई होगी, पूरी कागज पर ये प्लानिंग हुई होगी। हर किसी ने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करे होंगे, नंबर्स वहां पर लेकर आए होंगे कि आखिर हम एक व्यक्ति से कितना चार्ज कर पाएंगे, हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हमारा रेवेन्यू कितना होगा, उस बिजनेस को रन करने की कॉस्ट आखिर कितनी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी, टैक्सेशन रिजीम आखिर क्या रहेगा, मतलब ये सारी चीजें कंसीडर की गई होंगी, राइट। हमें लगता है दोस्तों अंबानी जी ने 2 लाख करोड़ का खर्चा यूं ही कर दिया क्या? नहीं, उन्होंने पता है क्या कैलकुलेशन बिठाया? उन्होंने कैलकुलेशन बिठाया कि 140 करोड़ की आबादी, जिसमें से एक काम करो 50 करोड़ लोगों को हटा दो, क्योंकि 50 करोड़ में वो आ जाएंगे जो बच्चे रहेंगे जो कि सेलफोन यूज नहीं करते, या फिर जो वेरी ओल्ड एज वाले हैं वो भी सेलफोन यूज नहीं करते। लेकिन भारतवर्ष में 90 करोड़ सब्सक्राइबर्स तो रहेंगे, और 90 करोड़ सब्सक्राइबर्स का मार्केट। और अब आप 90 करोड़ सब्सक्राइबर से अगर 300 रुपीज ले रहे हो पर मंथ, थोड़ा सा ऐसा मैथमेटिकल मेंटल मैथ्स करेंगे आप, 90 करोड़ सब्सक्राइबर मल्टीप्लाइड बाय 300 रुपीज पर मंथ कितना होता है? 27,000 करोड़, 27,000 करोड़ का रेवेन्यू साल भर में नहीं, एक महीने में 300 रुपए महीना, और 27,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर एक महीने में मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, यानी 3 लाख प्लस करोड़ के रेवेन्यू का है बिजनेस, तो 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आखिर क्या लगता है वो बिजनेस जिसमें कितना स्कोप है? 3 लाख करोड़ से भी प्लस रेवेन्यू कमाने का स्कोप। अगर उन्होंने इस मार्केट का 50% भी कंट्रोल कर लिया, और पैसों के दम पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इस मार्केट का 50% भी कंट्रोल कर लिया तो 3 लाख करोड़ का 50% यानी कितना होता है? 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और 1.5 लाख करोड़ के रेवेन्यू में मार्जिन अच्छे खासे होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कॉस्ट जियो के बिजनेस में जो लगी है वो है फिक्स कॉस्ट।
जो कि जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बढ़ती नहीं है। तो जब उनका मार्जिन इसमें बनेगा तो इट विल रिजल्ट इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ अर्निंग्स ऑन पर मंथ बेसिस। उनका कहना था, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी ये थी कि इस मार्केट में जितने कम लोग रहेंगे उतना ज्यादा हमारा ऑटोमेटिकली शेयर आएगा। तो रिलायंस ने धमाकेदार एंट्री करी और जितने भी सारे वीक प्लेयर्स थे, नाम बोलता हूं मैं, शायद आपको रिकॉल हो, वीडियोकॉन, यूनिनॉर, स्पाइस, टाटा टेली, इन सारे प्लेयर्स को उठा उठाकर बाहर फेंक दिया। आरकॉम करके भी उस वक्त एक प्लेयर हुआ करता था, वो मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई ही थे, अनिल अंबानी जी, उनकी भी एक कंपनी, उन्हें भी उठाकर टेलीकॉम सेक्टर से बाहर फेंक दिया। अब सिर्फ 3 प्लेयर बचे टेलीकॉम सेक्टर में, रिलायंस जियो, एयरटेल और एक वीकर प्लेयर वोडाफोन आइडिया। उसे भी ऐसे कब उठाकर बाहर फेंक दें? तो इतने बड़े बीएसएनएल तो काउंट ही नहीं करते हैं दोस्तों। किसी के पास है बीएसएनएल की सेम? कोई भी? ओके तो बदलो बदलो फटाफट बदलो। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, अल्टीमेटली आप समझ रहे हो, 2 चीजें लगी है, एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा है और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाए, तब जाकर इतना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस उन्होंने क्रिएट किया। और ये सारी प्लानिंग टॉप नॉच लेवल पर होती है, जहां पर डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को जगह नहीं है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टॉप कॉलेजेस के एमबीएस को वहां पर जगह मिलती है। आखिर ये प्लानिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसमें कि हम ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस कैसे लेते हैं वो सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके तो देखा जाए तो डेफिनेशन में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड 4 चैप्टर्स हम देखेंगे और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड हम एक चैप्टर देखेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट। दोस्तों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कवर हो गई हैं और इधर फिक्स एसेट्स भी कवर हो गई हैं, है ना। ओके देखा जाए तो ये बच गए हैं ना, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, राइट। ये जो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना सब, वो क्रिकेट बॉल के नेम के आगे, ये सब चैप्टर के नाम है। ये सारे चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, बहुत इंटरेस्टिंग सा सिलेबस है। ऐसा लगता है हाँ यार कुछ सीखा, कुछ हम किसी के काम आ पाएंगे डिसीजन मेकिंग करके, खास करके। दोस्तों करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, अगर मैं इन दोनों को एक ही वर्ड में बोलना चाहूं, वर्किंग कैपिटल। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर अवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज से बनता है, एंड दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एयरटेल के, इनका बिजनेस आप इमेजिन तो करके देखो। एयरटेल के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है 30 करोड़ सब्सक्राइबर। कितने सब्सक्राइबर्स एयरटेल के? 30 करोड़ सब्सक्राइबर। और हर सब्सक्राइबर से अगर हमें ऑन एन एवरेज 200 रुपीज मिल रहा है, तो 30 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कितने हो गए? 6000 करोड़। और 6000 करोड़ को अगर आप 30 दिन से डिवाइड करो तो 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो पर डे बेसिस पर। ये मैं एयरटेल का बोल रहा हूं, जियो का तो इससे भी ज्यादा है। और ये मैं सिर्फ जियो का बोल रहा हूं, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो और भी बड़ा ग्रुप है। यानी डेली बेसिस पर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ द करोड़ इधर से उधर जाते हैं। अब इसमें कभी भी आपका पेमेंट मिस नहीं होना चाहिए। सो यू नीड प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाउ इज दैट डन इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर 6th चैप्टर कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोस्तों देखा जाए तो मैंने बैलेंस शीट के सारे एस्पेक्ट्स को यहां पर टच कर दिया है। मैं बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहा, मैं बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं। अरे मैं बैलेंस शीट ऐसे लिखना नहीं सिखा रहा हूं कि इक्विटी यहां और फिक्स एसेट 80,000 रुपए। बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट की नींव कैसे रखी जाती, हम नींव रखेंगे, अकाउंट्स वाले उसकी अकाउंटिंग एंट्री बाद में कर देंगे। हम बैलेंस शीट की नींव रखना सीख रहे हैं, कहां से पैसा लाएं और कहां पर लगाएं, और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से करें। यानी हम है विधाता, हम क्रिएट करेंगे और वो लोग बस उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे कि ठीक है कैश आया इतना तो अकाउंटिंग एंट्री, पेमेंट करा इतना तो अकाउंटिंग एंट्री। दोस्तों साल भर जब ये बिजनेस चलता है तो बिजनेस कुछ प्रॉफिट कमाता है, राइट। देन दैट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, बिकॉज वी अर्न बिफोर टैक्स प्रॉफिट, वी हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो वी अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जस्ट इमेजिन, राइट। आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का साल भर का प्रॉफिट आखिर कितना है? दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट है 15,000 करोड़। प्रॉफिट, रेवेन्यू, टर्नओवर नहीं बोल रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कितना है? 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ एक क्वार्टर का।
एक क्वार्टर का प्रॉफिट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना, 15,000 करोड़। और साल भर का रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट है 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अभी उनका यहां पर इनकम स्टेटमेंट आपके सामने ओपन कर दूं, मुझे भी काफी दिन हो गए देख, ओपन करना है क्या, एक बार इतना बड़ा नंबर देखना चाह रहे हो आप? ओके, तो आपकी एक ख्वाहिश दोस्तों पूरी कर देते हैं। एक काम करते हैं, तो हमें वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। चलो हम बीएसई की वेबसाइट पर चलते हैं, और बीएसई की वेबसाइट पर हम यहाँ पर टाइप करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये लिखे हुए आपके सामने रिजल्ट्स। ओके, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट लिखे हुए हैं उसमें आप यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फर्स्ट रो लिखी वो तो रेवेन्यू लिखी है। अब रेवेन्यू को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके ठीक नीचे क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, 44,000 करोड़। अरे ये करोड़ में है प्रॉफिट, 44,000 करोड़। ये इस बटन पे फोकस मत करना, व्यू इन मिलियन, उसके नीचे जो लिखा है ना इन करोड़, उस पर फोकस करना है। फॉरेन के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको करोड़ और लैक्स नहीं समझ में आता, तो इसके लिए उन्होंने वेबसाइट पर एक और बटन दिया कि एक काम करो, आप लोगों को मिलियंस में देखना है तो व्यू इन मिलियंस पे क्लिक कर दो। 1 मिनट, अपने को करोड़ समझ में आता है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 44,000 करोड़। सर आप तो कितना बोल रहे थे, 60,000 करोड़, निकला कितना दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टैंड अलोन प्रॉफिट है, स्टैंड अलोन मेन कंपनी का। अभी जो सब्सिडियरीज का प्रॉफिट जब कंसोलिडेट होकर आएगा तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और ज्यादा आ जाएगा, राइट। ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। कंसोलिडेटेड के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड वाला बटन है ना वो प्रेस करना पड़ेगा। तो ये मैं जब एनुअल ट्रेंड पर जाता हूँ और ये जो मुझे नेट प्रॉफिट नजर आता है ना 44,000 करोड़, ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 60,000 करोड़ बहुत होते हैं यार, 60,000 करोड़ बहुत होते हैं यार, 60,000 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। अब दोस्तों ये जो प्रॉफिट सामने टेबल के सामने रखा हुआ है, कितना हर साल कितने रखे हुए हैं, 60,000 करोड़ रुपए टेबल के सामने रखे हुए हैं। तो फिर बिजनेसमैन को अरे वो तो बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो देखो ना बढ़ रहा है, 30,000 था, फिर 31 हुआ, फिर 39 हुआ, 44, और ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। कंसोलिडेशन आपका चैप्टर हो गया क्या अकाउंट्स में, है ना चैप्टर आपको, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तो और ज्यादा आएंगे। मैं कंसोलिडेटेड पर क्लिक करूंगा तो वहां पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अब दोस्तों 1 मिनट, हाँ, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाता है। अंबानी जी कुछ हजार करोड़ रुपए कमाते हैं, बिरला जी कुछ हजार करोड़ रुपए कमाते हैं, और टाटा जी कुछ हजार करोड़ रुपए कमाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव टू टेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आखिर इस प्रॉफिट का अब व्हाट नेक्स्ट, आखिर क्या किया जाए। ये जितने सारे बिजनेसमैन हैं ना, बिजनेस टाइकून्स, ये आज की तारीख में बड़े बने ही इसलिए क्योंकि इन्होंने हर साल दर साल तरक्की की है कि आखिर अब इस प्रॉफिट का क्या किया जाए। तो जैसे आप सोचो ना 60,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट आया है तो अब अगला उन्हें एक और प्रपोजल का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, यानी वापस से जो प्रॉफिट आएगा उस पर क्या लगाया जाएगा, कौन सा चैप्टर लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन आप जानते हो कि अगर बिजनेस ऐसा करने लग गया कि जो कमाया वो वापस से पूरा का पूरा बिजनेस में ही डाल दिया, फिर से जो कमाया वो वापस से वापस बिजनेस में ही डाल दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ शेयर होल्डर्स खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे कि ये क्या, ये बिजनेस तो हमें एक तरीके से कुछ इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश दे ही नहीं रहा है। एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ dividends, right? So here a chartered accountant has to take an important decision, how much to retain and how much to distribute। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, जो आप अकाउंट्स में करते हो ना वो तो सब हो चुका होता है, उसके बाद आप सिर्फ क्या करते हो, अकाउंटिंग एंट्री करते हो कि कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया। पर हम पता है क्या सीखेंगे, ये 2 रुपए पर शेयर आखिर क्यों किया, वाई नॉट 4 रुपीज एंड वाई नॉट 1 रुपी, इज दैट क्लियर। सो वी आर गोइंग टू बी द क्रिएटर, राइट। हम बिजनेस चलाएंगे, ये देख रहे हो आप, हम बिजनेस चलाएंगे, अकाउंट्स वाले उसका अकाउंटिंग करेंगे, जीएसटी वाले उसका टैक्स रिटर्न बनाएंगे, ये लोग इनकम टैक्स रिटर्न बनाएंगे, ये लोग ऑडिट करेंगे। सो हु रन्स द बिजनेस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट गाय, राइट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पिक्चर में 7th चैप्टर, और 7th चैप्टर होता है डिविडेंड डिसीजंस, कि डिविडेंड डिसीजंस आखिर किस तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जब हमने बिजनेस पूरा साल भर चला लिया और हमने एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड डिसीजंस भी देखना लेना सीख लिए, डिविडेंड डिसीजंस, राइट।
हर बिजनेसमैन को अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत जरूरी यार। आप खुद भी जब पढ़ाई करते हो, जब आपने सी फाउंडेशन की पढ़ाई करी होगी, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जो बातचीत करते थे तो उसमें यही होता था ना यार, तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हो गया, तो हम उससे कंपेयर करते हो यार इसने तो एक चैप्टर ज्यादा कर लिया, तो फिर हम अगले दिन स्पीड पकड़ते थे कि नहीं यार अब अपने को भी करना है। तो उसी तरीके से हर बिजनेसमैन पता है क्या करता है, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करता है, राइट। और कंपेयर करने के लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं रेशियोज। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर कि आखिर हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियोज एनालिसिस। शायद आपको ऐसा लगेगा कि रेशियोज तो हमें आते हैं, यहां पर चैप्टर का नाम रेशियोज नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस। यानी रेशियोज का एनालिसिस कैसे किया जाए, एक पर्टिकुलर रेशियो आया तो वो रेशियो आखिर क्या कहता है, इज दैट क्लियर। तो रेशियो एनालिसिस होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो दिस आर द 8 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर। डोंट यू थिंक, देखा जाए तो हमने बिजनेस के सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स को यहां पर टच कर लिया है, इज दैट क्लियर। ये हुआ हमारा दोस्तों 8 टॉपिक का सिलेबस, ये 8 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। मैं जब वो चैप्टर आपको पढ़ाते जाऊंगा तो बताते जाऊंगा कि ऑन एन एवरेज एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, राइट। ओवरऑल हमारा पेपर बनता है 50 मार्क्स का, ठीक है। ओके दोस्तों, ये सिलेबस आप नोट करना चाह रहे हैं, आप इसका फोटो लेना चाह रहे हैं, ओके। ये है हमारा सिलेबस जो कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना है, ओके। फोटो ले लीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिएगा कोई भी, है ना, ओके। दोस्तों ये जो 8 चैप्टर्स है, ये पढ़कर आप एटलीस्ट इतने काबिल तो बन जाओगे कि किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में आप एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट पर्सन आप जॉब लायक बन जाओगे। लेकिन अब इसकी अगली स्टेप आती है सेल्फ डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट, यानी कंपनी के लिए काम नहीं करना, खुद के लिए काम करना। और वो एस्पेक्ट टच होता है कहां पर, सीए फाइनल में जाकर, जिसमें हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेन करेंसीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और वैल्यूएशंस, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा यहाँ का सिलेबस, राइट। अब आखिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर आपको 50 ऑन 50 लाने हैं तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स कर लेना। अपने नोट्स के अंदर आखिर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो हमारे टीचिंग मटेरियल में दोस्तों सबसे पहले स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों वो मेरे पास भी रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, स्टडी मटेरियल के जितने सारे क्वेश्चन है उसे पहले ही अपने नोट्स पे डाल दिया। यानी अगर अपन ने अपने नोट्स कवर कर लिए तो स्टडी मटेरियल करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। फिर स्टडी मटेरियल भी दोस्तों इनसफिशिएंट होता है। आईसीआई भी क्या करता है, एक जगह पर सारे क्वेश्चन नहीं देता। आईसीआई फिर इसके अलावा क्वेश्चंस देता है प्रैक्टिस मैनुअल में, पास्ट एग्जाम, फ्यूचर एग्जाम, यस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जिन जो पूछे जा सकते हैं, हम उसके लिए भी क्लास में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और फिर रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आरटीपीस के क्वेश्चंस और सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल कभी कभी आईसीआई इशू करता है वो। और फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं अदर फेमस ऑथर बुक्स, यानी हमारे नोट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, सिर्फ इसको करने से ही आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और कोई सोर्स आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से कहता हूं कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करें, सपोज हमने लेवरेजेस चैप्टर से शुरुआत करी और वो कंप्लीट कर लिया, आपको क्या करना है, आपको घर पे जाकर लेवरेजेस चैप्टर का स्टडी मटेरियल उठाना है और उसको ऐसे बस पलटना, और बस ये ऐसा देखना है कि हाँ यार ये भी हो गया, हाँ यार ये भी हो गया, पूरा चैप्टर ही हो गया। सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ यार हमारे चैप्टर ढंग से कवर हो गया, राइट। दोस्तों आखिर हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, हम पढ़ेंगे कैसे। तो मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट जब भी करता हूं तो सबसे पहले मैं उसका बैकग्राउंड रीजन बताता हूं कि आखिर हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे, मतलब इसकी जरूरत आखिर रियल लाइफ में क्या है। जैसे हम जब कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं, और कॉस्टिंग में जब हम मटेरियल चैप्टर पढ़ते हैं तो मैं सीधे आके फॉर्मूला नहीं लिख देता हूं कि मटेरियल में ईयू क्या, ये रहा फॉर्मूला। पहले हम ये देखते हैं आखिर इसकी रियल बिजनेस लाइफ में जरूरत क्या है। यानी सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे चैप्टर्स में होता है, राइट। तो उसी तरीके से हम हर चैप्टर का पहले बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। सो वी आर गोइंग टू ले डाउन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने हर चैप्टर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स डिजाइन कर रखे हैं। यानी मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, फिर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से करने रहते हैं, राइट। और दोस्तों अब इसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें कि स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एग्जाम पेपर और ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू, बैकग्राउंड बताता हूं। उसके बाद उस चैप्टर के ऐसे एग्जांपल्स देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे कवर होते हैं। और फिर हम असली में क्वेश्चंस को करते हैं जिस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो हमारी अप्रोच है वो ये नहीं है कि क्वेश्चन से लर्निंग, लर्निंग से
क्वेश्चंस, राइट। हम पहले कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, उसको जा जाकर क्वेश्चंस पर अप्लाई कर देते हैं, ना कि ऐसा करते कि क्वेश्चन करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। हम सीख सब पहले लेते हैं और फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अब उन चीजों को क्वेश्चन पर अप्लाई कर पाए। फिर दोस्तों इसके बाद हो अब अब इसके बाद दोस्तों इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है, तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो एग्जाम का लेवल है उससे एक नॉच ऊपर अपन तैयारी कर लें। जब हम 8th में थे तो हमें 7th इजी लगने लगी, जब हम 9th में गए तो हमें ऐसा लगा कि 8th का ही पेपर एक बार बस और हो जाए तो इस बार अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। तो उसी तरीके से जब मैं आपको इंटरमीडिएट का एफएम पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इंटरमीडिएट का FM+1 लेवल के लिए प्रिपेयर कर दूंगा, ताकि कल को अगर टफ पेपर भी आए यू वुड बी इन अ पोजीशन टू हैंडल सच पेपर्स। मई 2023 में ऐसा कहते हैं अपने तो नहीं दूसरे स्टूडेंट्स कि पेपर टफ आया था, क्योंकि जब आप प्रिपेयर ही उतना करोगे जितना लेवल है और उससे थोड़ा सा भी ऊपर आ जाएगा तो फिर तो आपको टफ लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर लेवल पर प्रिपेयर करोगे तो ऐसे टफ अटेम्प्ट को आप पार कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम क्वेश्चंस नहीं, हम एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। दूसरी चीज ये दोस्तों कि आपका क्या एक ही पेपर है या आपको 2 पेपर एक साथ रिवाइज करने आखिरी दिन। आपको इधर एफएम भी पूरा रिवाइज करना है और ये 8 चैप्टर अपने आप में मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट, इनमें प्रैक्टिकल्स भी, इनमें थ्योरीज भी, एमसीक्यूज भी हैं, और फिर उधर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आपके 5 चैप्टर्स वो भी आपको करने हैं। और थ्योरी पर आखिरी दिन ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने आखिरी दिन थ्योरी नहीं करी, आपने तो दिया ही होगा ना सीए फाउंडेशन में लॉ का पेपर, तो अगर आप लॉ का पेपर अटेंड करने पहुंच जाओ और बिना लॉ आखिरी दिन रिवाइज करे तो आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो वैसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आपको आखिरी दिन बहुत सारा समय देना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 24 आवर्स है, लगभग 24 घंटे रहते हैं ना आपके पास एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, जो गैप रहता है, जो आपका आवर्स रहते हैं स्टडी आवर्स, वो 24 आवर्स भी नहीं आते। वो जो मेरा कैलकुलेशन है वो 20 आवर्स ही आते हैं। आप शाम को 5 बजे पेपर आपका छूटा, 6 बजे तक आप लगभग घर पहुंचे, 6 से कब तक पढ़ सकते हो? 10 या 11, कितने हो गए? 5 घंटे। 10 से 11 12 मैं सुबह जल्दी उठा दूंगा आपको। तो तो 6 से 11 बजे तक आपने पढ़ा, कितने हो गए? 5 आवर्स। चलो अगले दिन सुबह उठ गए हम 6 बजे, 6 से कब तक पढ़ लोगे आप? रात के 10 बजे तक मान लो, सुबह 6 से 10 तक तो दिमाग ही खाली हो जाता है। तो सुबह 6 से शाम के 6 तक 12 घंटे और फिर 4 घंटे और 16 घंटे, तो 16 और 5 कितने? 21। अच्छा अगले दिन फिर से भी तो टाइम मिलेगा, हाँ, तो 21 प्लस कितने? 4 घंटे और ले लो, क्योंकि आपको 2 बजे तो एग्जाम हॉल में पहुंचना है, तो 1 बजे घर से निकलना है ना। तो रफली, और इस बीच खाना पीना ये सब भी तो समय लगेगा। तो दोस्तों नेट नेट करके 24 आवर्स है। अब 24 में आधा आधा कर लो, 12 आवर्स उनको दे दिए, 12 आवर्स हमने इधर ले लिए, एक रैशनल डिवीजन कर दिया, 50 के वो है, 50 के हम है, ओके। अब 50 मार्क्स के लिए कितना समय मिल रहा है रिवीजन के लिए? 12 आवर्स मिल रहे हैं, राइट। अब इन 12 आवर्स में आपको इन 8 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, यानी रफली यू हैव गॉट 1.5 आवर्स टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर। आपके साथ सीए फाउंडेशन में भी तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ चैप्टर्स ना रिवाइज करना ही छूट गए, और जो रिवाइज करना छूट जाता है उसका क्वेश्चन ही एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो पाता, अनलेस बहुत सिंपल पूछ लिया। और तो था फाउंडेशन, ये है इंटरमीडिएट। अभी जो सबसे टफेस्ट लेवल है ना सीए का, वो फाइनल नहीं बचा, वो सबसे टफेस्ट लेवल ही इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि अभी आईसीआई की जो स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है वो ये हो रही है कि बच्चों को फाउंडेशन इंटर तक रोक लो जिन को रोकना है, और जो फाइनल में आ गया उसको फिर धक्का लगाकर आगे भेज दो, सीए बना दो। तो आपका सबसे टफेस्ट लेवल होने वाला है। आपके पास 1.5 आवर्स है टू रिवाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और एक भी चैप्टर अगर छूट गया आपका तो फिर वो उसका क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं। अब 1.5 आवर्स में अगर आपको एक चैप्टर रिवाइज करना है तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विथ योर लास्ट डे रिविजन प्लान, कि मुझे क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। लास्ट डे रिविजन प्लान भी दोस्तों हम क्लास के अंदर बनाएंगे। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर आवर टॉप ऑफ द पिरामिड, दैट इज लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस। आपने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ रखा है, आप मुझसे पढ़ ही रहे हो, तो हम एक और चीज एड्रेस करते हैं हमारी पढ़ाई में कि कहां पर बच्चा एग्जाम में मिस्टेक कर देता है। 8 मार्क के क्वेश्चन में 8 में से 8 और 8 में से 0 में इतना सा फर्क होता है एक सिली मिस्टेक का। ये अगर आपने कॉस्टिंग मुझसे पढ़ा है तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि एक छोटा सा, अगर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन गलत कर दिया, यानी ऑर्डर साइज गलत निकल गई, तो जितने सारे
दूसरे उस पर डिपेंडेंट, कैलकुलेशन से रीऑर्डर लेवल्स एंड सो ऑन, वो सब भी गलत हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम क्लास में ही फोकस कर लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलती करोगे, फोकस भी कर लेते हैं और कॉपी में लिख भी लेते हैं कि यहाँ यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है। तो हम सारी कॉमन मिस्टेक्स जो एग्जाम में होती है वो सब पहले ही यहाँ पर देखकर चले जाते, ताकि एटलीस्ट यार इतनी पढ़ाई लिखाई करके गए, इसी छोटी मोटी चीज़ की वजह से तो हमारे मार्क्स नहीं डिडक्ट हो, राइट। दोस्तों हम जब पढ़ाई करेंगे तो आपको दो कॉपीज बनानी रहेगी, एक होगी हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी और एक होगी हमारी सॉल्यूशंस कॉपी। कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर जो मैंने आपको बोला ना, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कॉमन मिस्टेक्स, वो सारी चीजें हम कहाँ लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट कॉपी। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जो हमारी बुकलेट के क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें हम कहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस कॉपी में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दूरी यानी इन 8 चैप्टर्स का सफर हम यहाँ पर तय करेंगे। 45 लेक्चर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स ईच, यानी 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स के हमारे दो लेक्चर्स रहेंगे विद ब्रेक इन 15 मिनट्स। तो लगभग अगर आप 1.5 घंटे पढ़ते हैं एक दिन तो 90 दिन में हमारा सिलेबस होगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं एक दिन तो 45 लेक्चर्स में हमारे सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट। तो ये था दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपकी मेरी बात हुई है कि हम यहाँ पर दो कॉपीज बनाएंगे, एक तो होगी हमारी कॉन्सेप्ट नोटबुक और दूसरी होगी सॉल्यूशंस कॉपी। तो क्यों ना कॉन्सेप्ट नोटबुक का श्री गणेश हम आज कर दें, और कॉन्सेप्ट नोटबुक में वो जो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपके सामने फ्लैश की थी उसे एटलीस्ट हम लिख दें। आज का मुहूर्त अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। दोस्तों आप दो कॉपीज बना ही लेना, एक कॉन्सेप्ट कॉपी अलग और एक सॉल्यूशंस कॉपी अलग। मैंने देखा है कभी कभी कुछ बच्चे गलती करते हैं, रजिस्टर एक ही लाते हैं और इस एक ही रजिस्टर में शुरुआत में तो कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं और बाद में उसके सेकंड हाफ में सॉल्यूशंस लिखे। वैसा भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अलग सॉल्यूशंस अलग, दो पतले पतले रजिस्टर भले ही लेकर आइए, राइट। लोड अगर आपके बैग में बढ़ जाता है तो, है ना। तो बट हाँ वो अलग होना चाहिए, ये अलग, ताकि आखिरी दिन जब आप रिवीजन पे उठाओ तो ऐसा नहीं कि एफएम में अरे बाप रे इतना सारा और एसएम में इतना सारा, तो ना हो पाएगा। तो साइकोलॉजिकली प्रेशर में नहीं आए इसके लिए कॉन्सेप्ट कॉपी अलग, सॉल्यूशंस कॉपी अलग। आ रहे हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट कॉपी में, और कॉन्सेप्ट कॉपी में हम इंटरमीडिएट की कॉन्सेप्ट कॉपी, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट कॉपी। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज आपको थोड़ी सी जल्दी ये वाला हाफ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने वो जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स जो ये जो मैंने 8 चैप्टर्स बताए हैं ना उसको कभी कभी गलती से स्टडी मटेरियल से कंपेयर कर लेते हैं। जब आप स्टडी मटेरियल से कंपेयर करोगे तो उसमें एक चैप्टर आपको और दिखेगा एंड दैट इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो भी हम कवर करेंगे थ्योरी में, लेकिन वो कहीं ऐसे स्कीम में बैठता नहीं है, ठीक है। बहुत ही मिसलिनियस सा चैप्टर है। सो और यार डेफिनेशन क्या बताई थी, procurement of funds and effective utilization of those funds so as to achieve the basic objective of financial management, that is wealth maximization, right। लिखते हैं दोस्तों, so financial management is concerned with the procurement of funds। और आपने देखा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं, एंड यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और उसमें लगता है टैलेंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स so as to achieve the basic objective of financial management।
और कोई भी आपसे पूछ ले कि ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है, तो आप कहेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो आपसे पूछेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ही बात है, तो आप कहना नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में से ज्यादा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव कौन सा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, बड़ी सोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोटी सोच है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज, कि कॉस्ट कैसे बचाना, कैसे इकोनॉमिकली किसी काम को करना और प्रॉफिट फॉर दैट ईयर बढ़ाना। लेकिन ये कहता है प्रॉफिट फॉर दैट ईयर नहीं, मैं तो प्रॉफिट फॉर द लाइफ टाइम बढ़ाने की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये हमने समझा यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखा, और अब हम इसके अगले वीडियो में हमारे बेसिक से शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर जो होगा हमारा लेवरेज, उससे शुरुआत करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।